गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं संधि के तीसरे भेद विसर्ग संधि को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ा चुकी हूँ। अब आप लोग जानेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, इसके क्या बनाने के क्या नियम है, इसकी क्या परिभाषा है। विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, मतलब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोर रथ बराबर मनोरथ, इसमें क्या है, विसर्ग किसी स्वर मतलब स्वर या व्यंजन के से मेल होने पर, यहाँ है स्वर विसर्ग मतलब मना और यहाँ व्यंजन है र, तो जब दोनों का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, तो दोनों का जब मतलब माना जो रथ है जब मेल होगा तो ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा और एक शब्द बन जाएगा मनोरथ। वैसे ही पुनः जोड़ जन्म, पुनः और जन्म को जब हम एक साथ जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके नियम ही है कि स्वर या व्यंजन, तो व्यंजन वर्ण है च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज, और ये है मतलब विसर्ग है न, तो न में जब हलन डालेंगे तो अ निकलेगा, ये विसर्ग का अह हो जाएगा। तो विसर्ग से पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन जब एक साथ मिलता है तो तीसरे वर्ण की उत्पत्ति होती है, मतलब एक परिवर्तित हो तीसरा वर्ण तैयार हो जाता है और तब जाकर के एक शब्द बनता है। उसी परिवर्तन को हम बोलते हैं विसर्ग संधि। तो यहाँ पुनः जोड़ जन्म बराबर पुनर्जन्म, मतलब ये जो विसर्ग है ये जाकर के यहाँ र में परिवर्तित हो गया और एक पुनर्जन्म बन गया एक शब्द। वैसे ही फिर यहाँ है सरह जोड़ वर बराबर सरोवर, यहाँ क्या है स्वर वर्ण है और यहाँ व्यंजन वर्ण है, दोनों जब सरह र और व मिला तो ओ में परिवर्तित हो गया और एक शब्द बन गया सरोवर। वैसे फिर आगे है नीह जोड़ आशा, नीह ना में फिर यहाँ विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है, उसके बाद यहाँ आ, तो मतलब क्या हुआ, स्वर एक साथ मिल रहा और जाकर के तीसरा वर्ण जो तैयार हुआ र, तो ये शब्द बन गया एक नी जो राशा बराबर निराशा। तो इसके बनाने के चार नियम है, इसके मतलब विसर्ग संधि के बनाने के चार नियम है। जिसका पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन, की विसर्ग संधि जो हम बनाते हैं उसका जो परिवर्तन होता है वो ओ में किस स्थिति में परिवर्तित होता है उसको जानेंगे। तो विसर्ग से पहले मतलब ये जो अभी हम बताए हैं, विसर्ग से पहले अ और बाद में अ या और मतलब उसके बाद में अ या किसी वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांच जो वर्ग है उसमें से किसी भी वर्ग का यदि तीसरा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है या पांचवा वर्ण आता है या इसके अलावा अंतस्थ वर्ण का य र ल व या उसमें व्यंजन का ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मतलब इन स्थितियों में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ वर्ण का य र ल व आए या उस व्यंजन का ह हो, तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि दोनों वर्ण मिल करके ओ में परिवर्तित हो जाता है और तब जाकर के एक तीसरा शब्द तैयार हो जाता है। जैसे मनः जोड़ बल, तो यहाँ विसर्ग से क्या पहले क्या हुआ, स्वर वर्ण अ है और प्लस इसके बाद व्यंजन वर्ण का ब है, मतलब प वर्ग का क्या हुआ तीसरा वर्ण है। तो यहाँ बताए हैं कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, तो इसे प वर्ग का यहाँ तीसरा वर्ण है। तो जब ये दोनों जैसे विसर्ग वाला और व्यंजन वर्ण का तीसरा वर्ग जब एक साथ मिलता है तो ओ में परिवर्तित हो जाता है और एक शब्द बन जाता है यहाँ मनोबल। फिर वैसे ही है यहाँ पयः जोड़ धर, तो यहाँ फिर विसर्ग से पहले क्या है, अ है इसमें और इस विसर्ग के बाद प्लस ध, तो ध जो है त वर्ग का चौथा वर्ण है, जिस त थ द ध, चौथा वर्ण ध हुआ। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ पहले से ही कि कोई मतलब किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, तो यहाँ चौथा वर्ण ध, तो ये जब मिला विसर्ग और व्यंजन वर्ण का चौथा वर्ण तो एक साथ मिला और ओ में परिवर्तित हो गया और एक शब्द बन गया पयोधर। उसके बाद मनः जोड़ भाव, फिर यहाँ विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद विसर्ग के बाद क्या हुआ, यहाँ प वर्ग का चौथा वर्ण है, प फ ब भ, ये चौथा वर्ण भ है। तो जब ये विसर्ग और प वर्ग का चौथा वर्ण जब एक साथ मिला फिर ओ में परिवर्तित हो गया और एक शब्द बन गया मनोभाव।
उसके बाद फिर है मनः जोड़ योग, फिर विसर्ग से पहले अ प्लस विसर्ग के बाद य, मतलब अंतस्थ वर्ण का पहला वर्ण, यहाँ अंतस्थ वर्ण में दिए बताए हैं य र ल व, तो अंतस्थ वर्ण का पहला वर्ण य, तो फिर ये दोनों जब मिला तो फिर एक शब्द बन गया मनोयोग। तो इस तरह हम वो मतलब किन परिस्थितियों में वो हो जाता है उसको अभी तक हम जाने कि कैसे हो जाता है और परिवर्तित होकर के कौन सा नया शब्द बना लेता है। इसी परिवर्तन से क्या होता है, विसर्ग संधि ओ में परिवर्तित होकर नए शब्द का निर्माण करता है, जिसे विसर्ग संधि का ओ में परिवर्तन के रूप को हम जानते हैं। अब हम जानेंगे विसर्ग का र में परिवर्तन कैसे होता है। तो इसका क्या है कि विसर्ग से पहले अ या आ, विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त, मतलब अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, और सिर्फ अ और आ नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर जैसे हो छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, मतलब कोई भी अन्य स्वर हो तो हो, और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, मतलब इस विसर्ग से पहले स्वर वर्ण का अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और इसके बाद भी कोई स्वर ही हो, तो स्वर ही हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग, मतलब किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ वर्ण का य र ल व या ह हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, तो उसमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। मतलब इन परिस्थितियों में भी विसर्ग का र हो जाता है। किसी भी स्वर वर्ण का अ या हो या इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और उसका मेल किसी फिर स्वर से ही हो, या अथवा क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग का पांचों वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण से हो, या अंतस्थ वर्ण का य र ल हो या ह हो, तो उन स्थितियों में भी क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नी जोड़ धन, अब यहाँ देखिए नी जोड़ धन जो है उसमें क्या है कि यहाँ छोटी ई की मतलब स्वर वर्ण है, और फिर यहाँ ध मतलब त वर्ग का चौथा वर्ण ध से मिला और एक शब्द बन गया निर्धन, मतलब ये जो विसर्ग है र में परिवर्तित हो गया। वैसे ही दूह जोड़ आत्मा, फिर यहाँ छोटी ऊ है मतलब स्वर का मेल फिर स्वर से होता है और तीसरा वर्ण तैयार हो जाता है र, तो दूह जोड़ आत्मा बराबर हो जाता है यहाँ दूरात्मा। अब मैं विसर्ग संधि के तीसरे नियम की तरफ बढ़ती हूँ। इसका जो तीसरा नियम है वो है विसर्ग का तलाव श, मूर्धन्य श और दंत स में परिवर्तन। विसर्ग के उपरांत मतलब विसर्ग के बाद च छ आए तो तलाव स हो जाता है। यदि क ख ट ठ या प फ आए तो मूर्धन्य स हो जाता है, और यदि त थ आए तो दंत स हो जाता है। इसका तीसरा नियम यही है। तलाव स, मूर्धन्य स और दंत स में कैसे परिवर्तन होता है। तो विसर्ग के बाद यदि च छ आए तो तलाव स, क ख ट ठ प फ आए तो मूर्धन्य स और त थ आए तो दंत स हो जाता है। जैसे हरि जोर चंद, तो हरि विसर्ग के बाद क्या आया च, तो च आने के बाद क्या होगा, इसका बदलाव तलाव स हो जाएगा। तो हरि जोर चंद बराबर हरिश्चंद, ये जो विसर्ग है ये लुप्त हो गया और इसकी जगह पर तलाव श आ गया, तो एक शब्द बन गया हरिश्चंद। उसके बाद है मनः जोर ताप, यहाँ बताया गया है कि यदि विसर्ग के उपरांत यदि त थ आए तो क्या हो जाता है, दंत स हो जाता है, तो दंत स हो जाता है। यहाँ धन श में हलंत लगेगा। तो यदि विसर्ग के उपरांत त थ आए तो क्या हो जाता है, दंत स, तो मनः जोर ताप बराबर मनस ताप। दुह जोर कर्म बराबर दुष्कर्म। यहाँ है कि यदि विसर्ग के उपरांत क ख ट ठ या प फ आए तो क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। तो यहाँ दुह जोर कर्म में क्या हुआ, ये क आया तो ये मिलकर के एक शब्द बना दुष्कर्म, जिसमें विसर्ग खत्म हो गया, इसके जगह पर आया मूर्धन्य स। तो ये तीसरा नियम हम लोग समझे। अब हम चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग का अपरिवर्तित रहना, मतलब चौथे नियम के अनुसार क्या है कि विसर्ग का परिवर्तन, कुछ परिस्थितियों में विसर्ग ज्यों के त्यों रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। कुछ परिस्थितियों में विसर्ग का लोप नहीं होता है। जैसे अंतः जोर करण, तो अंतः जोर करण में यहाँ विसर्ग है अंतः में, फिर यह इसका जो संधि की एक शब्द बना तो यहाँ भी रहा अंतःकरण।
प्रातः जोर काल, तो यहाँ फिर संधि लुप्त नहीं हुआ, अपने मूल रूप में उतर गया। जैसे प्रातः काल यहाँ विसर्ग मतलब संधि विच्छेद करके है, वैसे ही संधि भी हुआ था, प्रातः काल ही रहा। वैसे ही तीसरा है पयः जोर पान, इसका संधि विच्छेद किए तभी पयः जोर पान उसी का खंड हो गया, और संधि किए तब पयः पान अपने मूल रूप में उतर गया। रजः जोर कण, फिर यहाँ इसका संधि विच्छेद किया तो रजः कण, इसका टूट गया, फिर संधि भी हुआ था रजः कण, अपने मूल रूप में जैसे के तैसे उतर गया और शब्द बन गया रजः कण। इसी के साथ आज संधि ये चैप्टर की समाप्ति होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।